हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। इन तीनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन दे रहा है। ठीक है ना। दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पता है हम लोग को। दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कॉज हो रहा है, अगर चार्जेस सेम हैं, लाइक चार्जेस हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो उस केस में रिपल्सन फोर्स मिल रहा है एफ, और अगर चार्जेस अपोजिट है तो हमें अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, मतलब इस फोर्स का मतलब ये फोर्स कितना लग रहा है, इस फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, मैग्नीट्यूड निकालने का जो फार्मूला है, वो है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि F इज इक्वल टू के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ मॉड Q1 मॉड Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो फोर्सेस है, इस फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड हम लोग को पता हो रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लोग केवल निकाल पा रहे हैं, बट डायरेक्शन के बारे में यहाँ कोई नॉलेज हमें नहीं मिल रहा है। बट हम लोग जानते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन दिखाना है तो वेक्टर का यूज़ हमें करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो आओ देखते हैं कि कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गाइज, अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं। वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दो चार्ज कंसिडर करेंगे। दो चार्ज होगा हमारे यहाँ पर Q1 और Q2। तो यहाँ पर हम लोग प्लस Q1 एक चार्ज कंसिडर कर लिए, और दूसरा चार्ज हम लोग एट ए डिस्टेंस ऑफ आर डिस्टेंस पे हम लोग दूसरा चार्ज कंसिडर कर लेंगे, उसको भी प्लस Q2 ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा। Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, जो कि इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो फोर्स है इसका नाम हम लोग देंगे F21, क्योंकि ये फोर्स चार्ज 2 पे लग रहा है चार्ज Q1 के द्वारा। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। ठीक है। उसी तरह से Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, इसका नाम हम लोग देंगे F12। F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2। ठीक है। दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो R है। अब देखो, ये दोनों फोर्स जो है F21 और F12, ये सेंट्रल फोर्सेस है। मीन्स दोनों चार्ज का जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स है, ये इसी के अलॉन्ग ये एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये किधर भी एक्ट कर जाएगा, लाइक दिस, कि अगर ये दो चार्जेस है तो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज इस पे फोर्स इधर लगाया और ये चार्ज इस पे फोर्स इधर लगा दिया। ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस मीन्स लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। ये जो लाइन है ना, इसी के अलॉन्ग ये फोर्स एक्ट करता है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। जब चार्जेस सेम होगा तो बाहर की तरफ लगेगा, और चार्जेस अपोजिट होगा तो अंदर की तरफ लगेगा, बट इसी लाइन पे लगेगा। ठीक है। अब F12 F21 क्या होता है, समझ में आ गया। F12 क्या है, फिर से बता देते हैं। F12 है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2, और F21 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम F21 बोल रहे हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं, F21 जो है वो मेरा राइट साइड लग रहा है, तो राइट साइड के लिए एक डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं R12 कैप। R12 कैप यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कौन सा डायरेक्शन को दिखा रहा है, 1 से 2 की तरफ। देखो यहाँ पर R12 कैप डायरेक्शन जो दिखा रहा है वो कहाँ से कहाँ, 1 से 2 की तरफ। उसी तरह यहाँ पर एक और यूनिट वेक्टर कंसिडर करेंगे जो F12 का फोर्स को दिखाने के लिए यूज़ होगा। F12 का फोर्स जो है वो कहाँ से कहाँ लग रहा है, 2 से 1 की तरफ। तो यहाँ हम लोग इसको R21 कैप लिखेंगे। R21 कैप जो है वो कौन से डायरेक्शन को दिखा रहा है, 2 to 1 की तरफ। अब देखो, अब हम लोग F12 लिख सकते हैं, F12 कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू, अब देखो फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए देखो F12 फोर्स कहाँ लग रहा है, F12 फोर्स के लिए यूनिट वेक्टर R21 कैप। ठीक है, क्योंकि F12 फोर्स किधर से किधर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, 2 से 1 की तरफ ये फोर्स लग रहा है। उस तरह से अगर हम लिखेंगे F21, तो F21 को भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 1 से 2 की तरफ। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख दिए। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये एक तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। बट ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अब अगर हमें इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट,
वेक्टर और 2 से 1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर 1 से 2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, 1 से 2 की तरफ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग ले लेंगे ये, जिसका नाम होगा R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और 2 से 1 की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, 2 से 1 की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R21 वेक्टर। अब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में दिखाना है इसको, तो हम लोग इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो वी कैन राइट R21 क्या आपको क्या लिख सकते हैं, R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मॉड, वेक्टर में फॉर्मूला पढ़े हम लोग यूनिट वेक्टर का, ठीक है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो R21 वेक्टर डिवाइड बाई, अब मैग्नीट्यूड क्या है देखो, तो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये R के बराबर है, तो यहाँ R लिख देंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग R12 कैप क्या लिख सकते हैं, R12 कैप को लिख सकते हैं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड R12, जिसको हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर डिवाइड बाई R। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे फोर्स के इक्वेशन में, ये जो फोर्स का इक्वेशन है यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे यूनिट वेक्टर को, तो फिर से हमको यहाँ पर वेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा, एक दूसरा फॉर्मेट KQ1 Q2 अपॉन R², और देखो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है R21 इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हो जाएगा ये R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R, जो कि फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ नीचे, तो KQ1 Q2 डिवाइड बाई R³ और यहाँ R21 वेक्टर। उसी तरह से F21 को भी हम लोग लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। R21 के लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज़ हुआ है, R12 कैप, तो R12 कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R12 कैप को यहाँ से लिख सकते हैं R12 वेक्टर बाई R, तो KQ1 Q2 अपॉन R² नहीं R³ हो जाएगा, सॉरी यहाँ R² R मल्टीप्लाई हुआ R³ हो गया, और यहाँ पर R12 वेक्टर। तो ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, बट ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये तो सिंपल फॉर्म है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग दिखा दिए, और यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मेट यूज़ किए हैं कि फोर्स इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R³ R21 वेक्टर, और F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R³ R12। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो नीचे R³ आ जाता है, ठीक है, और ऊपर में जो डिस्प्लेसमेंट का साइन है डायरेक्शन देखो 2 से 1 की तरफ है, ठीक है ना। F12 का डायरेक्शन कहाँ है, देखो यहाँ पर फिगर में इधर की तरफ है, तो ये डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ डिनोट कर रहा है, 2 से 1 की तरफ, इसलिए यहाँ पर भी 2 से 1 की तरफ है। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। दो फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर स्टडी किए हैं, एक है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम लोग उसको रिप्रेजेंट किए हैं फोर्स को, और दूसरा वेक्टर फॉर्मेट कौन सा था जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में हम लोग उसको वेक्टर को लिखे थे, फोर्स को हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में लिखे हैं। एक और फॉर्मेट यूज़ होता है जिसमें हम लोग इस फोर्स को पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस के फॉर्मेट में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, सेम कंडीशन है, सेम चीज़ है, सेम डायग्राम। तो Q1 और Q2 का यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हम लोग इसको अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करें तो ये Q1 का पोजीशन वेक्टर हो गया जिसको हम R1 से डिनोट करेंगे, और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 से। तो देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कहाँ से कहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया R1 से 2 की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया मेरा R2 से 1 की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग ट्राइंगल लॉ लगा करके कैसे इसको लिख सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल लॉ यहाँ लगाएं तो हम लोग यहाँ इस ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, ठीक है। तो यहाँ से R12 क्या आ जाएगा, R12 आ जाएगा R2 माइनस R1, और अगर हम R21 निकालने का कोशिश करें तो यहाँ से ट्राइंगल लॉ वही लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। और जरा यहाँ पर एक चीज़ और गौर करना कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मॉड R12 ये किसके बराबर होगा, R2 माइनस R1 का मॉड, जो कि कुछ नहीं है, जो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है, क्या है R किसके बराबर होगा, मॉड R21 के बराबर, R1
माइनस R2 का मॉड। तो देखो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे फोर्स के इक्वेशन में। फोर्स का इक्वेशन क्या है हमारे पास, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R3। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R21 को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक है। अब ये जो R है, इस R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस R को हम लोग R1 माइनस R2 का मॉड लिख सकते हैं, ठीक है, R1 माइनस R2 का मॉड, यानी कि F12 क्या हो गया, F12 हो जाएगा K Q1 Q2 R1 माइनस R2 का मॉड, और यहाँ पे R1 माइनस R2। उस तरह से F21 क्या हो जाएगा, F21 हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 और यहाँ देखो R12 है ना F21 के लिए, यहाँ पर क्या है R12 है, तो R12 क्या लिख सकते हैं, R12 में लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और नीचे R क्यूब की जगह हम लोग R क्यूब की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो R किसके बराबर है, R2 माइनस R1 के, तो R2 माइनस R1 का मॉड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में भी लिख लिए हैं। तो ये 3 फॉर्मेट हैं, ठीक है ना, ये 3 फॉर्मेट है वेक्टर इक्वेशन के। पहला फॉर्मेट यूनिट वेक्टर के टर्म्स में है, दूसरा फॉर्मेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में, और तीसरा फॉर्मेट पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में है। तो ये था कूलम्स लॉ को हम लोग किस तरह से वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज हम लोग कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।